एपीजे न्यूज चॅनेल कडून सर्व उपस्थित दर्शकांना मी सूत्रसंचालनकार अनुज म्हस्के पुनश्च एकदा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. सर्वांना नमस्कार करतो. सर्व दर्शकांना माहिती आहे की एपीजे न्यूज चॅनेल प्रत्येक वेळेस कोणा ना कोणा अशा व्यक्तीची मुलाखत घेत असतो की त्यांचं कार्य अतुलनीय कार्य आहे, त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे. तर आज आपण सर्वजण आपल्या चॅनेल्सच्या माध्यमातून अशा एका व्यक्तीची आपण मुलाखत घेणार आहोत. त्यांच्या कार्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत की त्यांनी कोणकोणतं कार्य केलेलं आहे, कुठे केलेलं आहे, कसं केलेलं आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये केलेलं आहे, आणि त्या नारी शक्तीसोबत आज आपण उपस्थित आहोत. त्या नारी शक्तीचं नाव आहे दर्शना जैन मॅडम. तर आदरणीय दर्शना जैन मैडम यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास त्या मूळच्या तर अमरावतीच्या आहेत. उनका नेटिव प्लेस अमरावती ही है, पर पिछले 6 से 7 साल से वो दुबई में वर्किंग कर रही है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में. जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस उनका 6 से 7 कंट्री में शुरू है. तर याविषयी आपण संपूर्ण माहिती आदरणीय दर्शना मॅम कडून आपण जाणून घेणार आहोत. तर दर्शना जैन मॅडम, आपल्या एपीजे न्यूज चॅनल मध्ये मी अनुज म्हस्के हार्दिक स्वागत करतो. नमस्कार. तर सर्वप्रथम मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की आपण जी सुरुवात केली, आपकी जो शुरुआत हुई है वो आपने कहां से की है, कैसे की है, ये थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हमें बताइए आप. जी बिल्कुल. सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. आदरणीय शक्तिपीठ महाराज, और आज मैं महाकाली माता मंदिर के दरबार में बैठी हूँ. साथ ही में अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए, आपका सवाल ये था कि मैंने कैसा चालू किया है. तो इस क्षेत्र में आना ही मेरा एक मोटिवेशन किसान रहा है हमेशा से. एक किसान की बेटी होने के नाते मैं इस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये क्षेत्र चुना. और जिस समय मैं देखती थी कि किसान परिश्रम कर रहा है और किस तरीके से इन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, किस तरीके से इसको हम लोग इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं, नेशनली लेके जा सकते हैं, उस चीजों के लिए मैंने पहले बहुत स्टडी किया, एनालिसिस किया, चीजों को रिसर्च किया, और उसके बाद फिर इस क्षेत्र में आकर मैंने खुद को एक बढ़ावा दिया कि ताकि मैं किसानों को कैसे आगे लेके जा सकूं. और साथ साथ में जब मुझे ये चीज समझ आई तो मैंने अपना खुद का फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम है दर्शना फाउंडेशन ट्रस्ट, और जहां पे मैं किसानों के लिए काम करना चाहती हूँ. दर्शना फाउंडेशन ट्रस्ट च्या प्रमुख ज्या संचालक आहेत दर्शना जैन मॅडम, आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांना उल्लेखनीय कामगिरी करायची आहे, चांगलं काम करून दाखवायचं आहे. आपण आपल्या भागामध्ये म्हणतो, आपल्या विदर्भातील शेतकरी, की आम्ही शेतीतून सोनं पिकवतो, परंतु ह्या सोन्याला जर योग्य भाव मिळत नाही, योग्य भाव मिळाला नाही तर शेतकऱ्याने जगायचं कसं. त्यांना लागवडीपासून ते प्रोडक्शन उत्पन्न निघेपर्यंत जो काही खर्च येतो, या खर्चाचं सुद्धा कुठेतरी मूल्यमापन व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि म्हणून आज आपण दर्शना जैन मॅडम सोबत इथे त्यांचा किसानाविषयी काय मत आहे हे आपण सविस्तरपणे इथे जाणून घेणार आहोत. त्या किसानची बेटी आहे आणि त्यांचं कार्य शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या संपर्कामध्ये अनेक शेतकरी आहे, महाराष्ट्रातील असेल, पूर्ण इंडियातील असेल, शेतकऱ्यांच्या त्या सतत संपर्कात असतात. तर मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की आपण ऍग्रीकल्चर मध्येच एक्सपोर्ट इंपोर्टचा जो आपण सांगितलं, जो बिजनेस आहे तुमचा, यही फील्ड आपने क्यों चुना है, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बताइए. देखिए, मैंने बताया कि मैं किसान की बेटी हूँ, और जिस समय मैं किसानों के लिए काम करती थी या करना चाहती थी, मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं एक किसान की बेटी होने के नाते मैं इस किसान को इंटरनेशनल लेवल पे मैं कैसे लेके जा सकती हूँ. कि आपको सत्यता बताऊं कि जिस तरीके से मैं भ्रमण करते करते मुझे एक चीज समझ आई कि आज रिसेशन स्टार्ट हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ फूड इंडस्ट्री से.
तो अगर देखिए सर, खाने के लिए तो फूड लगेगा ही, सिंपल सी बात है। तो जब रिसेशन स्टार्ट हुआ फूड इंडस्ट्री से, तो पूरे वर्ल्ड में खाली 10 कंट्री ऐसी है जो फूड प्रोडक्शन बनाती है और सप्लाई करती है पूरे वर्ल्ड में। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि मुझे किसानों को बढ़ावा देने के लिए मैं किसान के प्रोडक्ट को ही मैं इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ और एक अस्तित्व बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये फील्ड चुनी। दर्शना मैम, आप एक सोशल वर्कर हो, सोशल फील्ड में आप हमेशा कार्यरत रहती हो, जी। तो हम सब लोग ये जानना चाहते हैं, जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हो, तो आपको किस स्टेटमेंट करने से या कोई आपको मन में कुछ ऐसा डर तो नहीं रहता है आपके कि मैं ऐसा बोल दूंगी तो कुछ बवाल मच जाएगा इस बात से? सर देखिए, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, राइट? यहाँ पे सब व्यक्ति को अपना मत रखने का सोशल इंडिपेंडेंस है। यहाँ लोग अपने मन से बम फोड़ देते हैं सर, तो हम अपना मन, अपनी सुझाव, अपने सवाल सामाजिक मंच पर नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख बिल्कुल। सकते हैं। और पीपल आर फ्री टू, दे आर एक्सेप्टेड इट, कि उनको सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है तो उनकी मर्जी है। बट मुझे कोई भी चीज से डर नहीं लगता है सर, और मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, मैं किसानों को बढ़ावा दे रही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ और सत्य बात को मैं सामने रखना चाहती हूँ तो मैं क्यों नहीं रखू? अगदी बरोबर आहे. जर सत्य परिस्थिती आहे, चांगली गोष्ट आहे, शेतकऱ्यांच्या हिताची गोष्ट आहे, तर ती आपण समोर का नाही आणायची, हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि त्याच्यासाठी मी कशाला घाबरायचं. तर पुढचा आपला एक प्रश्न असा आहे की आजकाल आपण पाहतो की बरेचसे नेते लोक आंदोलन करत आहे, मोर्चे करत आहे, रस्त्यावर उतरत आहे. याबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुम्ही ह्या मताशी सहमत आहे का कि इनको सबको मद्देनजर रखते हुए आपका इसके बारे में क्या सुझाव है, इन नेता लोगों के बारे में? देखिए अनुज जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न मेरे से पूछा है। इसका जवाब मेरे पास बहुत सुंदर तरीके से मैं बिल्कुल देना चाहूंगी कि अब नेता की जहां बात आती है, तो नेता तब किसान को याद करता है जब इलेक्शन का समय आता है, राइट? और ऐसे भी नेता मैंने देखे हैं कि जब वो कुर्सी पर बैठे हैं तब उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, और जब वो कुर्सी से उतर गए हैं तो उनको किसानों के लिए आंदोलन करना है, किसानों के लिए आमरण उपोषण करना है और किसानों के लिए लड़ना है। क्यों भाई? जब आप सीट पर बैठे थे, जिस समय आप सत्ता में थे, उस समय किसान कहाँ था? उस समय भी किसान था, आज भी किसान है। क्यों उस समय किसान की परिस्थिति दुर्दैवी नहीं थी? थी जरूर, पर उस समय आप चेयर बैठे थे तो आपकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी, तो आपको थोड़ी नजारा कुछ दिखाई देता है। जब आप अभी सत्ता में नहीं हो तो आपको नजारा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई नेता है, कई मंत्री है, कई लोग हैं जो इलेक्शन के समय किसानों के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं और वो उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने, बाकी ये सब ड्रामा है। मेरे वर्ड्स में अगर आप पूछोगे तो ये मेरे लिए ये सब ड्रामा है। अगर रियल वर्क करना है तो ग्राउंड पे आके काम करिएगा, किसानों के समस्याओं को पूछिएगा, उनकी समस्या सच में सच क्या समस्या है। केवल आप सामने आकर मीडिया के सामने दो शब्द बोलकर किसानों के लिए काम नहीं होगा। आप कृषि प्रधान देश में रहते हैं, मेरे देश का राजा कृषि है, और आज मेरे राजा की हालत आप देख रहे हो, तो उसको 2 समय का खाना सही से नहीं मिलता है। वो कृषि होने के बावजूद भी, वो किसान होने के बावजूद भी वो अनाज पकाएगा, उसके बावजूद भी वो प्रोडक्शन करता है, उसके बावजूद भी उसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। सर, आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए, किसान को किसान का मुआवजा मिलता है? क्या लगता है आपको किसान का मुआवजा मिलता है करके? बिल्कुल नहीं मिलता है। एक टाइम था जिस समय प्रोड्यूसर किसान हुआ करता था और कंज्यूमर बाजार हुआ करता था, और आज के तारीख में आप मार्केट में जाके देखिएगा, आज परिस्थिति उल्टी हो गई है। आज कंज्यूमर किसान हो चुका है, विलेज हो चुका है, और प्रोड्यूसर बाजार हो चुका है। आज किसान माल बेचता है, आज के तारीख में मार्केट में 10 रुपए, फॉर एग्जांपल 10 रुपए किलो से या 50 रुपए किलो से उसने चिली बेच दिया आज मार्केट में प्रोडक्शन होने के बाद। आज से 2 दिन बाद देखिएगा, उसको ही खुद को जाके वो चिली 70-80 रुपए में खरीदनी पड़ती है। आज ये किसान की हालत है, तो किसान कैसे आगे बढ़ सकता है सर? और क्यों किसान 67% किसान क्विट कर चुका है फार्मेसी से।
सॉरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। सो ये सारी चीजें जो है हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा, वरना आज जो हालत, जो परिस्थिति यूरोप कंट्री की है, जहाँ रिसेशन चल रहा है, वो परिस्थिती भारत में आने में समय नहीं लगेगा सर। नक्कीच इथे मॅडमने जे आपल्याला सांगितलेलं आहे की शेतकरी हा एक जगाचा पोशिंदा आपण ज्याला म्हणतो, बळीराजा आहे. त्याने पिकवलं तर आपल्याला 2 टाइमचं अन्न खायला मिळेल. परंतु आता सध्या दुर्दैवी परिस्थिती अशी आहे की त्या शेतकऱ्यालाच जर खायला अन्न मिळत नसेल, त्याला जर 2 टाइमचं अन्न मिळत नसेल, तर त्यांनी कुणाकडे जावं, कुणाकडे पाहावं. आणि नेते लोक आपण पाहतो की ते सत्तेवर असताना त्यांना शेतकरी आठवत नाही. त्यावेळेस ते शेतकऱ्यासाठी सगळे काही त्यांच्या फायदेशीर गोष्टी करू शकतात. शेतकऱ्यांसाठी कितीतरी योजना आता आहे, पण त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचत नसाव्यात किंवा आपले नेते लोक त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देत नाही. ही एक फार विषमता आहे समाजामध्ये. म्हणून कुठेतरी आता आपल्याला तळागाळात जाऊन शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचून ग्राउंड लेव्हलला जाऊन काम करायचं आहे, काम करणं आहे, काम केलं पाहिजे आपण, असं मॅडमचं म्हणणं आहे. आणि मला इथे सांगताना अतिशय एक आनंद होत आहे की दर्शना जैन मॅडम ह्या फक्त दुबईतच नाही, तर त्यांचं 6 ते 7 कंट्रीमध्ये त्यांचा बिझनेस आहे. तो एक्सपोर्ट इम्पोर्टच्या माध्यमातून असेल किंवा शेतकऱ्यांशी ते संवाद साधत असेल. तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप 6-7 कंट्री में जो आपका बिजनेस है, आप काम करती हो, वो 6-7 कंट्री कौन सी है? आपका अनुभव बताइए, जो एक इंडियन खेती और फॉरेन में किया जाने वाला जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहां पे जो खेती करते हैं वहां पे जो फार्मर्स, उसमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे है? देखिए मेरा बिजनेस तो 6-7 कंट्री में नहीं है जी, पर यस मैं भारतीय हूँ और मैं भारत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराती हूँ दूसरे कंट्री में। जहां जहां जिस जिस कंट्री में जरूरत पड़ती है, ऐसे बहुत सारी कंट्री है जहां, जैसे आप गल्फ कंट्री देख लीजिए, वहां फूड प्रोडक्शन नहीं होता है, तो सारा माल उनको बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, सारे गुड्स बाहर से ही आते हैं। तो मैं एक्सपोर्ट करती हूँ भारत से दूसरे कंट्री में। तो जिस समय मैं भ्रमण करती हूँ, उस समय मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे मैं ब्राजील की बात करूंगी। अब ब्राजील में जिस समय मैं एक शेतकरी वर्ग से मैं मिली, जहाँ किसान प्रोडक्शन करता है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होता है, उसको हम शुगर कहते हैं। शुगर का कंज्यूम बहुत ज्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्शन होता है, जिसपे उकमसा 45 का नाम दिया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में वो लोग एक्सपोर्ट कराते हैं। तो हम भी करते हैं, भारत भी एक एक्सपोर्टर है शुगर का, पर हम लोग S30 करके शुगर जो है वो हम भारत से दूसरे देश में अच्छा एक्सपोर्ट कराते हैं। ये तो इस समय में मैंने उनकी टेक्नोलॉजी देखी और हमारी टेक्नोलॉजी देखी। वहां की टेक्नोलॉजी में और यहाँ की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। देखिए सर, जब भारत की मैं बात करूंगी, भारत के किसान की मैं बात करूंगी, तो भारत के किसान के लिए जो भी नए नए योजनाएं सरकार बनाती है, वो किसानों तक नहीं पहुंचती है सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं पर्सनल घूम करके किसानों से बातचीत करके इन सारी चीजों का मैंने रिव्यू लिया है, एनालिसिस किया है इसके ऊपर। तो जिस समय मैं इन लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में आई है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, तो वो किसानों तक नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए मैंने सरकार से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने कोई कंसल्टेंसी ऐसी ओपन करनी चाहिए गांव गांव में ये चीजें, क्योंकि आशा वर्कर है, देखिए ग्राम पंचायत है, राइट। सो इनके साथ साथ भी एक गवर्नमेंट का आदमी या कंसल्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो उनको किसानों की योजनाओं के बारे में बताए, ताकि उनका वो लाभ ले सके। अभी किसान बेचारे मेरे भाई इतने सादे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है। सुबह जाते हैं बेचारे, पूरा दिन मजदूरी करते हैं, शाम में वापस निकलते हैं घर के लिए। सो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है सर। ऐसे मैंने कई समय देखा है कि लाख रुपए किसान प्रोडक्शन के लिए लगा देता है और 80,000 रुपए उसको हाथ में नहीं मिलते। जो 20% का जो डिफरेंस आ रहा है बीच में, राइट। सो वो डिफरेंस कौन फुलफिल करेगा? अब किसान तो बेचारा पूरा समय अपना प्रोडक्शन निकालता है, उसी समय प्रोडक्शन निकालने के बाद उसको दूसरे प्रोडक्शन के लिए खुद को रेडी करना पड़ता है जमीन को, तो उसको माल तो बेचना ही है, वो स्टोर नहीं कर सकता है। और मैं चाहती हूँ अगर सरकार इस सारी चीजों में ध्यान दे, अगर उनको थोड़ा सा बढ़ावा दे किसानों को, तो आज किसान जो 67% जो किसान इसमें पलायन कर गए हैं, क्विट कर गए हैं, वो नहीं होगा,
राइट। और हमारा कृषि प्रधान देश अगर इस चीज पे फोकस करेगा तो मुझे लगता है विश्व में इसको फर्स्ट नंबर लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और आज रिसेशन फूड से चालू है सर, और हमारे जैसे देश की जरूरत है दूसरे देश को जो फूड प्रोसेसिंग करके दूसरे कंट्री में दूसरे देश के लोगों को अपना अन्न अन्य देश का भेज सके, उनको फूड सप्लाई कर सके अपने साइड से। तो मेरा गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि उन्होंने हाँ इस क्षेत्र पे मोस्टली फोकस करना चाहिए। और मुझे जहाँ नहीं दिखा इसीलिए मैंने दर्शना फाउंडेशन का यहाँ पे ओपन किया है। और जितने भी किसान के बेटे हैं, किसान वर्ग है, उनको मैं इस माध्यम से सलाह देना चाहूंगी, इस माध्यम से उनको कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और किस हिसाब से हम लोग किसान को बढ़ावा दे सकते हैं। शायद मुझे इसीलिए मैंने ये जो फाउंडेशन ओपन किया है, मेरा यही मोटिव रहा है ये फाउंडेशन ओपन करने के पीछे। बिलकुल, अतिशय एक चांगला उद्देश इथे मॅडमचा आहे की दर्शना फाउंडेशनची जी निर्मिती त्यांनी केलेली आहे यामागे त्यांचा अतिशय चांगला हेतू आहे, प्रामाणिक उद्देश आहे की आपल्या भागातील शेतकऱ्यांचा विकास झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या मुलांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे। ह्या सगळ्या बाबीचा जर विचार केला तर खऱ्या अर्थाने आपलं राष्ट्र सर्वार्थाने सर्व राष्ट्रांच्या समोर आपल्याला न्यायचं आहे, आपल्याला प्रगतीपथावर जायचं आहे आणि इंडियाला नंबर 1 वर आणायचं आहे। हा या मागचा एक प्रमुख उद्देश आहे आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींचा डिटेलपणे अभ्यास इथे दर्शना मॅडमचा आहे। मग तो इंडियामधून आपल्याला ऍग्रीकल्चर प्रोडक्ट दुसऱ्या कंट्रीमध्ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करायचा आहे त्याचा सुद्धा अनुभव त्यांनी आपल्याला इथे शेअर केलेला है। मैडम, मैं आपनाला विचारू इच्छितो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो यूथ के लिए यहाँ पर कौन सा मैसेज देना चाहोगे, आने वाली पीढ़ी जो है अभी नई पीढ़ी है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मेरा यूथ के लिए सबसे बड़ा एक ही मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हो अपना फोकस बहुत क्लियर रखो। आपको रोकने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप फोकस से कुछ काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अचीव्ड। और सबसे बड़ा मेरा एक मैसेज है कि जो यूथ आज की तारीख में किसान का बेटा आज गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है, वो कुछ व्यवसाय करना चाहता है। देखिए, आज की बात बताती हूँ, अगर आज खेत में अगर मजदूरी करता है इंसान तो उसको 700 रुपए, आज 700 रुपए से भी कोई मजदूर नहीं मिलता है सर पर डे के हिसाब से। अगर मैं 7 का कैलकुलेशन करूंगी तो 21,000 रुपए महीने का हो गया, बराबर है। और महीने का अगर 21,000 रुपया हो गया है और वही 21,000 की नौकरी वो दूसरे गांव में जाकर के करता है, मेट्रो सिटी में करता है, बराबर है। और उसके बाद उसका वहां का खाना खर्चा, रहने का खर्चा, इस सब में आधे से ज्यादा पैसा चला जाता है, उसके हाथ में बचता क्या है। और वही ये चीज वो यहाँ आ करके करता है अगर अपने घर बैठ करके, तो उसको खाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, वो फैमिली के साथ रह सकता है। तो ये भी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि ना ही व्यवसाय तो करना ही चाहिए, लोकल चीजों पे फोकस तो करना ही चाहिए। और जॉब से ज्यादा मैं बोलूंगी कि हर एक यूथ को अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए, चाहे छोटा हो या मोटा हो। तो इस सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। सो वो पैसा उसको वहां नहीं बचता है तो यहाँ पे उसका पैसा ऑटोमेटिक बचता है, पर इस सारी चीजों पे कोई फोकस नहीं करता है। वो कहता है कि बाहर वो लेबर क्लास बन रहा है, बाहर वो एक होटल में काम कर रहा है, कोई XYZ जगह काम कर रहा है, दिस इज अ लेबर क्लास, राइट। तो वो बोलता है मैं एम्प्लॉयमेंट में जॉब कर रहा हूँ। और जब वो खेती में काम करता है तो वो बोलता है मैं बेरोजगार हूँ। सो ये वाली जो चीज है ये निगेटिव पॉइंट है, तो ये निगेटिव पॉइंट उसने माइंड से निकाल करके ये सोचना चाहिए कि मैं किसान की खेती कर रहा हूँ तो मैं ये एक उद्योग कर रहा हूँ, दिस इज अ बिजनेस, नॉट दिस इज अ बेरोजगारी। सो दिस इज माय मेन पॉइंट फॉर द यूथ। हा, किती चांगला संदेश आपल्याला इथे मॅडमने दिलेला आहे की आपण आपल्या जवळची उपलब्ध संसाधन आहे, जे साधन सामग्री आहे, आपल्या जवळ जी शेती आहे, यामध्ये सुद्धा आपण एक चांगल्या प्रकारे उत्पन्न घेऊ शकतो नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून। जसं आपल्याला ब्राझीलचं उदाहरण दिलं, इस्रायलचं दिलेलं आहे की तिथे कशा प्रकारे शेतकरी शेतीतून चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेतो, कमी जागेतून उत्पादन घेतो। काही कंट्रीजमध्ये पाण्याची उपलब्धता नाही आहे तरी सुद्धा तिथला शेतकरी कसं उत्पादन घेतो याची सुद्धा डिटेल माहिती
आपल्याला घ्यायची असेल आपण मॅडमशी संपर्क करूया, मॅडमना भेटूया. तरी सर्व शेतकरी वर्गांना, युथला माझी हीच विनंती आहे की आपण आपल्या जवळ जे आहे त्यातून आपण चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेऊ शकतो. नाही की आपल्याला कुठे बाहेर जायची गरज आहे. आपण अभिमानाने आपण सांगूया की हो, मी शेतकरी आहे, मी बळीराजा आहे, मी बळीराजाचा मुलगा आहे आणि मला माझा बिझनेस आहे, मी शेतकरी आहे. आणि यामध्ये काय काय नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जोडधंद्याचा वापर करून आपल्याला शेतीतून चांगलं उत्पादन घेता येईल हे आपल्याला इथे बघणं महत्वाचं आहे. आणि मॅडम, आपण या व्यतिरिक्त आणखी काही बोलू इच्छिता, आपल्याला सांगायचं आहे? सर, सांगायसाठी शेतकऱ्याचा मुद्दा असा आहे की कधी न संपणारा मुद्दा आहे. त्यामुळं मला वाटते की थोडं आपण टाइमचं भान ठेवून या विषयावर पूर्णविराम द्यायला, नेहमी तुमच्याशी अशीच भेटत राहील. परत नवीन टेक्नॉलॉजी ज्या आहेत त्याच्याविषयी मी नेहमीच तुमच्यासोबत संदर्भ साधेल आणि नवीन टेक्नॉलॉजी विषयी बोलत राहील या विषयावरती. नक्कीच आपण मॅडमच्या अनुभवाचा, त्यांनी जे भ्रमंती केलेली आहे, अनेक देशामध्ये त्या गेलेल्या आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा सुद्धा आपण आपल्याला फायदा घ्यायचा आहे आणि आपला आर्थिक विकास आपल्याला करून घ्यायचा आहे. तर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, सोबत राहू. आमचा सुद्धा तुम्हाला पूर्णपणे सपोर्ट आहे. तर आज आपण आपला अमूल्य वेळ एपीजे न्यूज चॅनल करिता आपण दिला, त्याबद्दल मी एपीजे न्यूज चॅनल कडनं आपले मनापासून आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद. सर्व दर्शकांचे सुद्धा मनापासून आभार. धन्यवाद.